वालेकुम, सुबह बखैर। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, ये मुबारक घड़ी आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज वो हसीन दिन है जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए थे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, सब्ज़ गुंबद वाले के कदमों की खाक के सदक़े में हमें, हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे। हमें इस बात की तौफीक दे कि हम खुदा रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो हक़ अदा कर सकें जो हमें करना चाहिए। उनसे मोहब्बत करें, उनकी आल से मोहब्बत करें, क्योंकि जो कुछ हमें दुनिया में मिला है वो इन्हीं के सदक़े से मिला है। ये खूबसूरत मुल्क जहाँ पर हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में भी हमें मिला है। ज़िंदगी की इतनी नेमतें हैं, वो बांट रहा है और हम ले रहे हैं, हम उससे फैज़याब हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी नेमत तो यकीन मानिए आजकल के दौर में जो आप देख रहे हैं कि वो एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आप और मैं, हमारे बच्चे आज़ादी से, सुकून से सो सकें, इस आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले सकें। तो अल्लाह पाक और उसके हबीब के बाद हमारे मुल्क में जो अमन और आशती जो कायम है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी फ़िज़ाइया, हमारी बहरी और हमारी बरी फोर्सेस को, उन जवान सपूतों को जो कि अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने से बिल्कुल नहीं कतराते। और उनसे भी कहीं ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन माँओं को, उन ख़ानदानों को जो कि अपने जिगर गोशों को अपने मुल्क की राह में अपनी मट्टी पे कुर्बान कर देते हैं। और यकीनन वो कहते हैं ना, रंग लाएगा शहीदों का लहू। तो वाकई ऐसा लगता है कि उन शहीदों के लहू ने इस मुल्क के भाग लगा दिए। और अभी ये हमारी फोर्सेस जो हमारा फ़ख्र है, मार का हक़ के बाद तो ये हमारा गुरूर भी बन गए, क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया भाई, दुश्मन चाहे हमसे तादाद में ज़्यादा हो लेकिन हौसला में भी कभी वो बीट नहीं कर सकता। तो आज का दिन हमारे इन प्यारे सपूतों को, हमारी बर्री, हमारी बहरी, हमारी फ़िज़ाइया को सेलिब्रेट करने का दिन है। हमारे उन शहदाओं को, यकीनन वो ही ज़िंदा जावेद हैं। और अल्लाह पाक ने तो कुरान में कह दिया कि इनको मुर्दा ना कहो, ये तो ज़िंदा है, ये तो रिस्क भी पाते हैं। मौत तो हम जैसे लोगों को आनी है, ये तो हमेशा ज़िंदा और जावेद रहेंगे। तो उनसे, उनकी फैमिली से बात भी करेंगे। और मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट आज के दिन के हवाले से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इमेजिन 6 सितंबर और मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आज जश्न भी आज हम मना रहे हैं। तो ये दोनों दिन आज साथ भी आ गए हैं और अल्लाह पाक उन्हीं के सदक़े मुल्क को कायम दायम भी रखे। जी जनाब, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पाक बहरिया के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर कमांडर नसीम अहमद साहब मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर शुमाइला जी, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और अब मेरे ख्याल से इस बार 14 अगस्त को मनाने का भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि मार्का हक़ के बाद पहला 14 अगस्त आया था, उसके बाद अब 6 सितंबर जो हमारा डिफेंस डे है, उसको भी मुझे लगता है सेलिब्रेट करने का हमारा जो जज्बा है ना, वो मल्टीप्लाई हो चुका है। और स्पेशली हमारे वाइस एडमिरल राजा रब नवाज साहब की जो स्टेटमेंट थी, जिसने लोगों के दिल मोह लिए, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको इतनी पजीराई मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट अस, पाकिस्तान नेवी एंड दिस साइलेंट गाय, क्योंकि हम अक्सर देखते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामोश बैठे हुए, तो कहते यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी our actions will always be louder than our words। और वो क्या मतलब एक जुमले में उन्होंने कैसे कूजे को समेट लिया, वो हम कैसे भूल सकते हैं। मैं आप सबको खुशामदीद एक बार फिर से कहना चाहूँगी। और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिन जिन मरतबों पे सारे आप लोग फाइज हैं कि किस तरीके से अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करनी है। और अगर मैं पाक बहरिया के हवाले से बात करूँ तो वो ये में जाती ना कि खामोश पर स्ट्रॉन्ग। तो आजकल के दौर में जब हम बहुत सारी जगहों पे कशीदा हालात भी देख रहे हैं और अमन भी हमने बरकरार रखा हुआ है, पाक बहरिया का क्या किरदार है इसमें? First of all, thank you very much for inviting me in your studio. Pakistan is alhamdulillah blessed with a very long coastline of 1001 kilometer from Jivni to Sir Creek. अगर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखें तो वो 250,000 स्क्वायर किलोमीटर, 240,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज़ अराउंड 50,000 स्क्वायर किलोमीटर।
तो जो टोटल पाकिस्तान का मैरीटाइम जोन है इट इज़ लाइक 290,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो इसकी वास्टनेस है उसको इस तरीके से गेज किया जाता है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया दिस इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 90% ट्रेड इज़ सी बॉर्न, जो कि समुद्री रस्तियों से, हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से होती है। तो सी इज़ लाइक अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान नेवी इज़ द सोल गारंटर, प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द मैरीटाइम फ्रंटियर्स एंड मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सही। अच्छा, क्योंकि मैं आज के दिन की भी एक तो भी आजकल के दिन की इतनी फजीलतें हैं, क्योंकि हम 12 रबीउल अव्वल का आज दिन है और अल्लाह का ये भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें एक और अच्छा दिन दिया ज़िंदगी गुजारने के लिए, और हमने एक और अच्छा दिन और विटनेस कर लिया। मतलब मुझे है कि अभी मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, लेकिन बाकी जो ये जेंजी हैं, ये लोग, इन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा पूरा मार्का हक का टाइम। तो इनके अंदर वो जो वलवला ना, जो मुझे लगता है मेरे अम्मा अब्बा में जिन्होंने देखी हुई है 65 उसके बाद 71 की, तो वो जो वलवला था, अभी ये जो आजकल की जनरेशन है, इन्होंने वही वलवला एक्सपीरियंस किया। सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था? अगर मैं स्पेशली आपको डिफेंस डे में लेके जाऊँ तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। ये जो मार्का हक जो भी एपिसोड हमारा गुजरा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के सिलसिले में, ये मैंने एज ए डिफेंस एनालिस्ट एक नई डोमेन से मैंने जंग लड़ी। उससे पहले अपनी जब सर्विस में मैं 2021 में रिटायर हुआ था, तो उससे पहले सियाचिन में लड़े, फिर 1999 कारगिल वॉर लड़ी, फिर बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, तब जो एक्टिव हम सर्विस में थे और उसका तब मीडिया को मज़ा सिखा रहे थे। लेकिन इस दफ़ा से जो हमने डिफेंस एज ए डिफेंस एनालिस्ट करके मैंने देखा, वो बेसिकली मैं कौम के साथ खड़ा हुआ था, सिविलियंस में खड़ा हुआ था। द काइंड ऑफ मोटिवेशन जो लोगों की थी, इस साइड से देख रहे थे। मैं इस साइड से देख रहा था। ये नसीम जिस तरह से बहरी सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, तो हम दूसरा फ्रंट जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो था, उसको हम इंडिया को चेकमेट किए हुए थे। जिस तरह से नौजवान, बूढ़े और बच्चे, अब ये कहते हुए मेरे जो है रूंगटे खड़े हो रहे हैं कि जैसे इनकी जो मोटिवेशन थी, दैट वाज अनइमेजिनेबल। मैं एक वाइस चांसलर हूँ एक यूनिवर्सिटी में, जो मैंने वहाँ पर बच्चों का वलवला देखा, जोश देखा, और स्पेशली जैसे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हमने इंडियंस को जैम किया, तो उनके पावर ग्रिड्स को जैम किया, उनके राफेल्स को, Su-30 को, MiG-29 को जैम किया। साइबर वॉरफेयर में जो हमारी जो एक काबिलियत थी, वो दुनिया हैरान रह गई। जो इस वक्त मेरे पास जो बच्चे एडमिशंस में जो सीए कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, उसमें जो प्रीडोमिनेंट है वो साइबर सिक्योरिटी है। तो आई वाज आस्किंग के व्हाई साइबर सिक्योरिटी, एंड द रेफरेंस वाज ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। उसमें जो हमने कार्रवाई की है, तो इसका मतलब है कि जो इतना जो पूरी कौम को नेट की है, तो स्टूडेंट्स, यूथ जो 65% जो पाकिस्तान के हैं, वो इससे जो जेल हुए हैं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो एक एंटी पाकिस्तान मूव जो चलाई जाती है, वो सब मल्टीप्लाइड बाय जीरो ही। व्हाई? बिकॉज़ थप्पड़ की तरह Persons like Shumaila were sitting on the borders, and they were defending it. बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखिए हमारा, अगर हम इस साइड पे खड़े तो हमारा जोश और जज्बा और है, बिकॉज मी बीइंग अ लाहौरी, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने 65 की वॉर देखी हुई, तो वो तो जब ये सारा मार्का जब चल रहा था बुनियाद मरसूस, तो मेरे अब्बू को मैंने कहा, अब्बू हालात लाहौर के ख़राब हो सकते हैं, आप कराची आ जाएं। अब्बू कहते बेटा क्यों, ये घुसेंगे तो 3-4 चपेड़े हम भी मारेंगे। मतलब ये लोग इतने पम्प्ड अप थे। अगर हमारी ये सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के क्या जज्बात होते हैं? हमारे जज्बात भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे बाकी सारी आर्म्ड फोर्सेस के हैं, और जैसे बाकी सारी हमारी नेशंस के हैं। और हम अपने अपने एंड पे, अपने अपनी डोमेन में हम जो हैं अपना एक वाइटल और रिस्पेक्टेड रोल जो है वो हम लोग प्ले कर रहे होते हैं। हम एज अ फीमेल ऑफिसर जो है, हम डायरेक्टली उस कॉम्बैट सिचुएशन में वॉरशिप या सबमरीन्स पर डिप्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन हम एक सपोर्ट एंड पे हमारी जो भी डोमेन्स हैं, वो एजुकेशन है, मेडिसिन है, ट्रेनिंग है, लॉजिस्टिक है, टेक्निकल है, हम उसमें रहते हुए वो जो एक सपोर्ट सिस्टम बैटल फील्ड वालों के लिए होता है, हम उस सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वो बड़ी बैकबोन होती है पीछे। जी, वो बड़ी बैकबोन होती है। सर, आप मुझे बताएं, जो फील्ड के लोग हैं, आप लोग का क्या जोश होता है? मैं ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट से पहले एक ह्यूमन एलिमेंट टच करना चाहता हूँ पाकिस्तान नेवी का। जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का हुआ, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो हमारे जो शिप्स एंड सबमरीन्स थे, इनके फ्लीट के कुछ CPO सेलर्स जो हैं वो प्लान्ड छुट्टियों पे अपने अपने गाँव, अपने अपने नेटिव टाउन्स की तरफ रवाना थे। और जब ये अपने अपने स्टेशंस पे पहुँचे, तो इनको पता चला कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इंडिया ने, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो नोइंगली कि इनका पास में मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा है इंडिया का, इसके बाद दे माइट वेंचर इनटू द मिलिट्री डोमेन एज वेल। तो वो लोग जितने भी थे,
वो अपने अपने गाँव की तरफ नहीं गए, अपने अपने घरों की तरफ नहीं गए, वो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के, और किसी ने उनको अपनी फ्लीट की तरफ से कॉल नहीं की, वो खुद फ्रॉम इनसाइड नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के, दे ऑल लाइक 40 to 50 CPO सेलर्स थे इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। तो अमेजिंगली दे रिपोर्टेड इन देयर यूनिट कि सर वी नो कि नाउ इज़ द टाइम, वी माइट हैव टू सेल एंड वी फॉरवर्ड डिप्लॉयड। तो ये तो एक था ह्यूमन एलिमेंट पाकिस्तान नेवी का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है जब इस तरह का कोई स्टैंड ऑफ या इस तरह की कोई सिचुएशन मुल्क पे आती है। और जब मैं किरदार की बात करूँ तो जो उसमें जी पाकिस्तान नेवी इज़ अ 4-dimensional फोर्स। मैरिटाइम फ्रंटियर्स का जैसा मैंने आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के कंस्ट्रक्ट के अंदर। पाकिस्तान नेवी के वन ऑफ द डायमेंशन इज़ द सरफेस फ्लीट विच वी हैव मेजर सरफेस कॉम्बेटेंट, दिस कैन डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट इक्विप्ड विद मॉडर्न स्टेट वेपन एंड सेंसर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ये हमारे सरफेस कॉम्बेटेंट थे जो बिल्कुल एक इन्होंने ऑफेंसिव पोस्चरिंग एज्यूम की जैसे ये स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ। हमारी जो सब सरफेस सबमरीन फोर्स थी, एक ऑफेंसिव एलिमेंट है हमारी फ्लीट का, दे वर फॉरवर्ड डिप्लॉयड। हमारे जो एरियल एसेट्स हैं जिसमें लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं और हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्विलेंस एसेट्स जितने भी हैं, यूकैब्स हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, दे ऑल वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड और राउंड द क्लॉक 24/7 सर्विलेंस की इन्होंने। और कोस्ट लाइन और मैरीटाइम जोन वाज वेल लिट एट ऑल टाइम ड्यूरिंग दिस एंटायर स्टैंड। मुझे लगता है मतलब देखिए, आप बर्री सतह पे भी आप देख सकते हैं दुश्मन को आता हुआ देख सकते हैं, आप फिजाई सतह पे भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बट पानी के अंदर जाके डीप इन द सी ये बड़ा मुश्किल है कि आप लोग जिस तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तो आदत है दुश्मन मुल्क की, तो हमसाया मुल्क की इतनी कोशिश करती है मैं इनको हमसाया मुल्क बोलूँ क्योंकि हम चाहते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी, मैं क्या पार्डन माई लैंग्वेज, कभी कभी पंजाबी ना निकल आते हैं, मैं कहती कोई ना कोई चवल मार देते हैं। तो सर कैसे डिटेक्ट कर ले, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल, सबमरीन्स आर दी सेकंड टफेस्ट, सबमरीन लाइफ इज़ दी सेकंड टफेस्ट लाइफ ऑन अर्थ आफ्टर दी एस्ट्रोनॉट्स। सबमरीन में जब बिल्कुल डीप सी में चले जाते हैं, फ्रॉम कपल ऑफ डेज टू द वीक्स यू कैन से वी हैव टू सस्टेन। बहुत मुश्किल है ये, हाँ, इट्स नॉट दैट इजी। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान नेवी started submarine arm in 1964, much before our adversary, because our forefather or political and military leadership of that time very wisely decided that this is the offensive arm which Pakistan Navy must possess. So in 1964 we got our first submarine Ghazi from USA, and it played a very pivotal role in 1965 war and 1971 war, which actually checkmated the Indian Navy. से अगर मुझे बताएं, हम जब अपने डिफेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो अभी भी मुझे लगता है कि हम कुछ खुल के सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, क्योंकि जो हमारी अचीवमेंट्स है ना, मुझे लगता है कि हमें अभी तक शायद बच्चों तक वो पहुंचा नहीं सके कि हमने किस किस लेवल पे कम तादाद में होते हुए भी हमने इतना कुछ अचीव कर लिया। मुझे तो वो जब ग़ज़वा खंदक पढ़ते हैं, ग़ज़वा बदर पढ़ते हैं, तो वो होता है कि क्या मुसलमानों की तादाद और क्या उनकी शुजात, बहादुरी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके हाथ में ये जो मोबाइल है, इसमें इंफॉर्मेशन की बहुत आप है, इसके अंदर भी शिफ्टिंग की जरूरत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इंफॉर्मेशन को आपने कैसे राइट ईयर्स तक राइट नैरेटिव पर्सपेक्टिव पहुंचाना, जो आप कर रही हैं, और ये भी देखिए जो क्रेडिबल हो उसको आगे पहुंचाना है। जी जी। तो उसमें शिफ्टिंग के लिए मैं कहता हूँ होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स की जरूरत है। हम टीचर्स की जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चे खुद जो जन जी हैं वो अच्छे बुरों को समझते हैं। तो ये जो एक नैरेटिव फैलाया जाता था कि शायद कौम और अफवाज जो है उनके अंदर कोई दरार है, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन मरियम मरसूस या ये मार्के हक को अगर आप देखें तो तमाम की तमाम यूथ, चाहे वो छोटी एज के हों, बड़ी एज के हों या पेरेंट्स की सेगमेंट में आते हों, वो उसी तरह मुतहद थे जैसे कि पेरेंट्स हमारी किस्से सुनाते थे कि 65 और 71 वॉर में क्या होता था। तो लिहाजा हम अपनी यूथ को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट ना करें। दे आर मोर देन व्हाट वी वर। लोग जो थे वो रॉकेट लॉन्चर के बराबर बैठे हुए थे। मैं आपको बता रही हूँ, लाहौर में मैं अपनी खाला वाले से पूछी, उन्होंने कहा जी जंग चढ़ी, वो छतों पे लोग चढ़े। मैंने कहा भैया आप बार अनाउंसमेंट हो रही है कि बहुत ज्यादा हमारे लोग कुछ ज्यादा ही दिलेर है। मतलब इससे नडर किस्म के हमने लोगों को देखा कि भाई ये क्या लोगों का ये वो रोमांस है, ये वो रोमांस है जो आर्म्ड फोर्सेस का और पाकिस्तानी कौम का है। और सर फायर और बच्चे साथ बैठे हुए, बिल्कुल बच्चे, ये आप ये देखिए बच्चे, और
मुझे लगता है कि उस वक्त क्योंकि हम भी जब मुसलसल टेलीविज़न देख रहे थे, हम अपने आप को हिस्ट्री का एक पार्ट बना रहे थे कि कल कला हम अपने हमारे बच्चे जब बड़े होंगे फिर उनसे हमारे पोते पोते को हम उनको दिखाएंगे कि ये हुआ था। हमने अगले के राफेल को उससे अच्छा तो हमारा जो कागज़ में जो पानी वगैरह अल्लाह मियां पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, वो जब कागज़ के वो जहाज़ नहीं बनाते थे उनके राफेल तो उससे भी बुरे साबित हुए। तो इससे साबित ही होता है कि चाहे जितना मर्जी तगड़ा जहाज़ हो, अगर उड़ाने वाला सही ना हो ना तो फिर उसको डबो के ही रहता है। लेकिन सर अगर मैं वैसे बात करूं, जब आपका जगह में आप याद करें कि 1965 की उस टाइम में व्हाट वर यू डूइंग और आपको उस वक्त क्या वो था, आपके क्या इमोशंस थे? जो मेरे पेरेंट्स बताते जी कि 1965 में अगेन लोग अपने घरों की छतों पे थे, स्पेशली जिस तरह ये 65 में सरगोदा में जो किया था एम आलम साहब ने, और जिस तरह से उनके जहाज़ों को एक मिनट के अंदर 5 जहाज़ उन्होंने गिराए थे, तो वही लेवल ऑफ जज्बा, वही मोहब्बत, वही वेलर, वही मोरल कौम का आज भी है, 2025 में भी और 1965 में भी वैसे ही था। तो लिहाजा हम बड़ी कन्वीनियंटली कह सकते हैं कि जो लोग समझते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत शायद वो कुछ जो रोमांस है कौम का और अफवाज का कोई बीच में दरार डाल सकते हैं, सर इम्पॉसिबल। वो बड़ी भौंडी कोशिश की गई कि किसी तरीके से आवाम को और जो हमारी फोर्सेस को जरा उसमें दरार, जिन लोगों ने सोचा कि हम एक शख्सियत परस्ती के पीछे अपने जो फ्यूचर है उसको गुमराह कर सकते हैं। भाई अगर शख्सियत परस्ती हो सकती है, वैसे तो अल्लाह के सारे सजदे तो वो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही ऐसी हस्ती है भाई। उसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ ये जो आप शख्सियत परस्ती में पढ़ते हैं ना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत ख़राब करें इस चीज़ में आके। सर मुझे ये बताएं, ये तो आप लोगों को भी सुन के बड़ा अचंभा हुआ होगा क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ ये बॉर्डर्स की वॉर नहीं थी, ये मीडिया वॉर भी थी और लोगों ने देखा किस तरीके से उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया में हम देखा कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको जखसाई का भी बाइस बना। आप लोग को चंबे की बाइस मिली जब उन्होंने बताया कि जब हमने लाहौर में हमने लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया, तो आप लोग परेशानी में कि नहरों को पोर्ट बना लिया उन्होंने। नहीं, हमने उसको एंजॉय किया है ना कि अच्छा चलें, वी आल्सो गॉट टू नो कि अच्छा वहाँ पर भी एक पोर्ट थी जो इंडिया ने फिर बनाई होगी हमें तो पता ही। तो आप देखिए वो अपनी इमेजिनेशंस में कहाँ पहुँचे हुए, वो हमारी नहर पे भी पहुँच गए थे, हमारी नहर को इतना बड़ा समझ लिया। खैर